गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंट के बारे में। एमएस यूनिवर्सिटी का 2020 का जो मिड सेमेस्टर टेस्ट था उसके बारे में उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि इफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज 90,000, ओपनिंग स्टॉक इज 5,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 6,000, देन द अमाउंट ऑफ परचेज विल बी। तो परचेज की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर? 91,000, 74,900, 74,700 या फिर नन ऑफ दिस। तो परचेज होगा, परचेज का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। उसके अंदर हम ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर देंगे। नॉर्मली क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला है परचेज प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हमें दे रखा है, तो 90,000 माइनस 5,000 और प्लस 6,000 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 91,000। सो आंसर इज ए 91,000। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि कैलकुलेट टैक्स पेएबल और टैक्स रिफंडेबल इन द गिवन सिचुएशन। नंबर वन, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी 1890 की हमें दे रखी थी, वो है 2 लाख रुपए, एंड नो इफेक्ट ऑफ द सेम हैज बीन गिवन टू द अकाउंट्स। एडवांस टैक्स पे जो है 2017-18 में, या जिसका मतलब होता है 1890 असेसमेंट ईयर के लिए 1,40,000। सो हमारा जो टैक्स लायबिलिटी था वो था 2 लाख रुपए, और हमने 1,40,000 एडवांस टैक्स 2017-18 में पे किया था। इसका मतलब 18-19 का ही पे किया था 1,40,000। तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहेंगे? टैक्स पेबल 60,000, टैक्स रिफंडेबल 40,000। तो आंसर आएगा टैक्स पेबल 60,000। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 लाख टैक्स पे करना था और हमने उसमें 1,40,000 पे किया हुआ है, तो एडिशनल 60,000 हमें पे करना पड़ेगा। सो आंसर इज ए टैक्स पेबल 60,000। सो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी माइनस एडवांस टैक्स पे, तो हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एज असेट शैल बी क्लासिफाइड एज करंट व्हेन इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कौन सी क्राइटेरिया? ए, इट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज इन और इंटेंड टू सेल कंजम्पशन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, यानी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हम उसको बेच देंगे या उसको रियलाइज कर लेंगे या फिर उसको कंज्यूम कर लेंगे। नंबर बी, इट इज नॉट हेल्ड द प्राइमरी फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड। नंबर थ्री, इट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज आफ्टर द 12 मंथ्स। अगर आफ्टर 12 मंथ्स हो गया तो वो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, करंट नहीं कहलाएगा। तो आंसर सी जो है वो तो हमारे पास नहीं होगा। बी जो है, इट्स अ प्राइमरी फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड, सो नॉट हेल्ड नहीं मतलब होता है इसका, ये हम उसको यूज करने वाले हैं, या फिर नन ऑफ दिस। सो आंसर इज ए, इट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज, हम उसको रियलाइज कर लेंगे या फिर उसको कंज्यूम कर देंगे नॉर्मल ऑपरेटिंग पीरियड के अंदर। सो आंसर हमारे पास आता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, prepaid expenses is recorded under which heading in the balance sheet as per the division 1 schedule 3 of the companies act 2013? तो प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ लिखेंगे? तो हमने एक्सपेंस एडवांस में पे किया है तो इट्स अवर असेट्स, तो करंट असेट्स में आ सकता है, तो अदर करंट असेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? देखो, करंट असेट्स के अंदर ही आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कैश और बैंक बैलेंस लिखा रहता है, जबकि ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर बिल्स रिसीवेबल आता है और डेटर्स आता है। सो आंसर इज ए, इज अवर करंट अदर करंट असेट्स के अंदर हम लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्लेम फॉर 46,000 फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज बीइंग डिस्प्यूटेड बाय द कंपनी एंड विल बी डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट अंडर द विच हेड। अभी डिस्प्यूटेड चल रहा है, यानी अभी कोर्ट में केस चल रहा है, तो ये हमारी प्रेजेंटली हमारी लायबिलिटी नहीं बनती। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बोरोइंग के अंदर तो मतलब क्या होता है कि हमने किसी से पैसा लिया है और हम उसको पैसा वापस करने वाले हैं, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी नहीं। स्टेटमेंट रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग के अंदर कंपनी के जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं और रिजर्व्स लिखे जाते हैं, ये रिजर्व्स नहीं है। नंबर सी, कंटीजेंट लायबिलिटी। हाँ, तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी है क्योंकि फ्यूचर में इसको हमें पे करना शायद बन सकता है अगर हम केस हार गए तो, क्योंकि अभी डिस्प्यूटेड चल रहा है कोर्ट के अंदर। और नन ऑफ दिस, तो आंसर इज सी, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, every company having a net worth of blank crores or more during the financial year, the board has to be spent every financial year at least 2% of average net profit of the company made during the preceding financial years in the purchase of CRS. Okay, तो CSR जो होता है, सॉरी, जो ये CSR पॉलिसी जो गवर्नमेंट की बनाई हुई है,
तो ये जो पॉलिसी के तहत हमें कितना पैसा होगा, तो आपको 2% लिखना पड़ेगा। तो 500 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़ या फिर नन ऑफ दिस। तो इसके लिए जो हमारे पास है CSR, जो हमारे पास ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होता है, तो ये होता है 500 करोड़। तो 500 करोड़ हम अगर हम कंपनी का नेटवर्क है तो एटलीस्ट 2% उसे हमें डालना पड़ेगा। सो आंसर इज ए 500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इफ द एवरेज प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स फॉर द ईयर 18-19 इज 5 lakhs, यानी एवरेज प्रॉफिट आपका 5 लाख रुपए है। अमाउंट अप्रोप्रिएट टू द जनरल रिजर्व इज 30,000। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए है। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इज 10%। पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आपके पास ₹10 है, यानी एक शेयर आपका 10 रुपए का है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बाय यील्ड वैल्यू मेथड बेस्ड ऑन द रेट डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, यानी रेट ऑफ डिविडेंड मेथड जो है यील्ड मेथड के अंदर, उससे हमें काउंट करना है। सो आंसर आता है 50, 45, 47 या फिर नन ऑफ दिस। सो हम कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, तो आंसर आता है 47। क्या होती है कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड की फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल इंटू 100। सो यहाँ पे आप प्रॉफिट अवेलेबल के लिए आपके पास 5 लाख रुपए आपका प्रॉफिट था, उस पर से हम जनरल रिजर्व निकाल लेंगे। तो जनरल रिजर्व का अमाउंट निकाल लेंगे। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो प्रेफरेंस शेयर के लिए प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस कर लेंगे। तो प्रॉफिट अवेलेबल में से 5 लाख में से 30,000 निकल गए, तो हमारे पास बच गया 4,70,000 और डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल जो कि हमारे पास 10 लाख दे रखी थी। सो इंटू 100, तो हमारे पास आंसर आता है 47। अब वैल्यूएशन ऑफ शेयर बाय यील्ड मेथड से कैलकुलेट करते हैं, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इंटू पेड अप कैपिटल। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड हमें 47 मिल गया। और नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड मेंशन किया हुआ है 10 रुपए, 10%, और पेड अप कैपिटल 10 रुपए है। सो आंसर इज 47। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। बिल्डिंग का मशीनरी, स्टॉक, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, 10% प्रेफरेंशियल शेयर्स दे रखे हैं, सब कुछ मेंशन हमें कर रखा है। ऑफ द बुक्स ऑफ 31st March 2019 इन द बुक्स ऑफ ABB लिमिटेड। इक्विटी शेयर्स जो हमारे पास है उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए। FT का मतलब होता है फेस वैल्यू, और 4 लाख रुपए के टोटल कैपिटल हमारे पास है। ऑप्शंस हमारे पास है 16, 20, 24 या फिर नन ऑफ दिस। सो इंट्रिंसिक वैल्यू के मेथड के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, सारी असेट्स की हमें वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। तो आंसर आता है 16। कैसे? सो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए हमारे पास क्वेश्चन होता है कि नेट असेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। लेकिन पहले हमें नेट असेट्स फाइंड करनी पड़ेगी, उसके अंदर हमें सारी ट्रेडिंग असेट्स लेनी है। उसके अंदर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, जो कि नॉन ट्रेडिंग होते हैं। तो ट्रेडिंग असेट्स यहाँ पे जितनी मेंशन की है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे हमारे पास। और जो दे रखा था 50,000 रुपये, 5 लाख रुपए बिल्डिंग का था, मशीनरी का 3.5 लाख रुपए था, स्टॉक का 50,000 था। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हम माइनस कर लेंगे, और प्रेफरेंस डिविडेंड भी हम माइनस कर लेंगे। सो 10% प्रेफरेंस शेयर थे 1 लाख रुपीज का, 1 लाख का 10% के हिसाब से 10,000 वो भी माइनस करना पड़ेगा। सो हमारे पास जो आंसर आएगा उसके हिसाब से हमें 6,40,000 आ रहा है, और 6,40,000 को हम नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर लेंगे 40,000, तो हमारे पास आंसर आता है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कौन सी मैथड नहीं है? एवरेज प्रॉफिट मैथड, सुपर प्रॉफिट मैथड, स्ट्रेट लाइन मैथड, और नन ऑफ दिस। स्ट्रेट लाइन मैथड तो डेप्रिसिएशन के मैथड होती है, सो ये आंसर नहीं है। सो आंसर सी, स्ट्रेट लाइन मैथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मैथड नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, sales of ABC Limited amount rupees 42,30,000, while miscellaneous income is rupees 54,600. What will be the total revenue of ABC Limited? ABC Limited का total revenue कितना होगा? So 42,30,000, 42,84,000, 41,75,400 या फिर none of this. So यहाँ पे हमारी जो सेल्स होती है वही हमारी रेवेन्यू होती है। So ये हमारा होता है 42,30,000 is our total revenue. Next question is, Beta Limited has an authorized share capital है 5,000 equity shares of 100, while issue उसने सब्सक्राइब जो शेयर किए हुए, तो पेड अप कैपिटल के साथ 3,300 इक्विटी शेयर है 100 रुपीज ईच। द डायरेक्टर प्रपोज्ड
प्रपोज टू फॉलोइंग द एप्रोप्रिएट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। डिविडेंड दे रखा है 12% ऑन इक्विटी और DDT 20.56%। What will be the proposed dividend and the DDT of the same for the beta dividend? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ऑथोराइज शेयर कैपिटल दे रखा था और सब्सक्राइब, जो हम कैलकुलेशन हमेशा सब्सक्राइब पे करेंगे। आप भी भूले बिना हमारे चैनल को जरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। आगे बात करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं प्रपोज डिविडेंड 45 और DDT 9252। प्रपोज डिविडेंड 60,000 है, DDT 10,800। प्रपोज डिविडेंड 42,000 और नन ऑफ दिस। सो हमेशा जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है उसके ऊपर हम डिविडेंड काउंट कर सकते हैं। सो 3500 शेयर थे हमारे पास, 100 इंटू करके तो हमारे पास आ जाएंगे 3,50,000 के शेयर्स। उसके ऊपर हम डिविडेंड काउंट करेंगे 12% के हिसाब से। सो 35 lakhs इंटू 12% तो हमारे पास 42,000 आता है। और DDT जो होता है वो डिविडेंड के ऊपर काउंट किया जाता है। तो डिविडेंड हमारा 42,000 हुआ, उसका 20.56% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हम काउंट कर रहे हैं। तो 8,635 रुपीज एंड 20 पैसा आ रहा है। सो यहाँ पे राउंड ऑफ करके हम 8635 लिखते हैं। सो आंसर इज सी, प्रपोज डिविडेंड 42,000 एंड DDT इज 8635। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्लैंक इज अ प्योरली कैजुअल एंड डिफिकल्ट टू एस्टिमेट। सो ये गुडविल की टाइप्स होती है, डॉग गुडविल है, कैट गुडविल है, रैट गुडविल है और नन ऑफ दिस। सो जो प्योरली कैजुअल होता है और डिफिकल्ट टू एस्टिमेट होता है वो होता है रैट गुडविल। रैट गुडविल जो होता है वो कभी एस्टिमेट प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द गुडविल इज अटैच्ड टू द पर्सन रादर देन द प्लेस इज नोन एज। कि यहाँ पे पर्सन के ऊपर द गुडविल जो है वो पर्सन के ऊपर होता है रादर देन द प्लेस ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे कैट गुडविल होता है, रैट गुडविल, डॉग गुडविल या फिर नन ऑफ दिस। सो आंसर इज प्लेस के हिसाब से देखा जाए तो कैट गुडविल होता है, लेकिन अगर पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो डॉग गुडविल होता है। सो आंसर यहाँ पे आएगा डॉग गुडविल, दैट इज सी। रादर देन यहाँ प्लेस बोला गया है, अटैच टू द पर्सन, तो इट्स अ डॉग गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to the valuation based on the price earning ratio, the market value of share is given by। किस तरह से किया जाता है प्राइस अर्निंग रेशियो? प्राइस अर्निंग इनटू अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से अगर मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आंसर इज प्राइस अर्निंग बेसिस EPS। आपको प्राइस अर्निंग पर शेयर उसके पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। सो पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही हमारे पास होता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, factory closure cost will be shown in the statement of profit and loss account division 1 of the schedule 3 of the Companies Act 2013 under the head। फैक्ट्री क्लोज कर रहे हो आप, फैक्ट्री बंद कर रहे हो, तो ये कौन सा एक्सपेंस होगा? अदर एक्सपेंस होगा, फाइनेंस एक्सपेंस होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगी या फिर नन ऑफ दिस। सो ये नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। सो ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के तहत लिखा जाएगा। सो फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट विल बी शोन एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, blank is the time between the acquisition of assets for the processing and that realization in cash and cash equivalent। कि आपने जो असेट्स एक्वायर किए उसका जो प्रोसेसिंग हो रहा है और कैश रियलाइज हो रहा है, उन दोनों में जो टाइम लगता है तो उसे कौन सा टाइम है? कैश फ्लो साइकिल होती है ये, ऑपरेटिंग साइकिल्स होता है, अकाउंटिंग साइकिल्स होता है, फिर नन ऑफ दिस। सो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। सो आंसर इज बी, इट्स एन ऑपरेटिंग साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं कि मस्ट हेड्स एंड द publishing titles are shown under the which heads in the financial accounting of the joint stock company। तो पब्लिशिंग टाइटल्स और मस्ट हेड्स कहाँ पे आएगा? तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में आएगा, इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा, इन्वेंटरीज में आएगा या फिर नन ऑफ दिस। सो पब्लिशिंग टाइटल्स होता है या फिर आपका लेटर हेड होता है, ये जो होता है ये इंटेंजिबल एसेट्स में आता है। सो आंसर इज बी, इट्स एन इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपके पास एक टेबल दे रखा है कि अगर आपको 4 आइटम दे रखे हैं उसके सामने उसके आंसर दे रखे हो। सो मैच द फॉलोइंग इफेक्ट विद द रिलेवेंट पर्टिकुलर्स गिवन बिलो। और ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं 4 ऑप्शंस। तो इसके हिसाब से देखा जाएगा तो हमें 50,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है जो कि डिस्प्यूटेड है।
तो आगे भी हमने देखा था वो हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, तो फर्स्ट का आंसर तो हमारे पास सी आएगा। सो सेकेंड जो है मार्केट वैल्यू ऑफ द नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं डिस्क्लोजर इन द नोट्स ऑफ द करंट इन्वेस्टमेंट्स इन द फाइनल अकाउंट्स, हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के तहत लिखेंगे उसको। एडवर्टाइजमेंट होता है इज शोड अंडर द हेड ऑफ एक्सपेंसेस, बी के अंदर आएगा पीएनएल अकाउंट के अंदर। और फैक्ट्री क्लोजर अभी हमने डिस्कस किया कि अंडर द हेड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो यहाँ से हमारा आंसर बनता है सी, दैट इज फर्स्ट का सी, सेकेंड का बी, डी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if the normal profit is 75,000 and the return on capital employed is 15%, then the find out the amount of capital employed. So capital employed कितना होगा, 7.5 लाख, 5 लाख या 6 लाख या फिर 9 लाख। सो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, इससे हमारे पास आंसर आएगा 5 लाख रुपीज। कैसे? सो नॉर्मल प्रॉफिट का पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, सो हम यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट के अपॉन में हो जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो 75,000 डिवाइडेड बाई 15,000, 15% तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। सो आंसर इज आता है आपका 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेट्स असेट अवेलेबल टू ऑल दैट इज इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज 20 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5 लाख है, प्रेफरेंस शेयर आपके 2 लाख। Find out the value of the equity shares as per the intrinsic value method। 4 रुपए आएगा, 3.6, 3.5 या फिर none of this। So answer is 3.6। हाउ, कैसे? सो इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको नेट एसेट्स अवेलेबल आपके पास जो है उसमें से हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर देना पड़ेगा। सो 20 लाख में से अगर 2 लाख निकाल दिया जाए तो हमारे पास बच जाता है 18 लाख, और इसको हम नंबर ऑफ शेयर्स यानी 5 लाख से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 18 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। So 3.6. So answer is B, 3.6 per share। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, मैच द फॉलोइंग, और हमारे पास 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है कि मिसलेनियस रिसीप्ट जो हमारे पास होती है वो मिसलेनियस रिसीप्ट क्या होती है कि ऐसे जैसे कि हाँ अदर इनकम में क्या है उसको लिखा रहता है, इट्स मिसलेनियस रिसीप्ट। इंटरेस्ट के और बैंक लोन जो आपने फाइनेंस कॉस्ट कहलाता है। सो आंसर इसका थर्ड आएगा, फाइनेंस कॉस्ट। सी जो है सैलरी वेजेस वो एम्प्लॉयज को पे किया रहता है, तो एम्प्लॉयज बेनिफिट में जाएगा। और रेंट रेट एंड टैक्सेस अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सो ऑफिस एक्सपेंस के अंदर को लिखेंगे। सो आंसर इज डी, फर्स्ट का फोर्थ है अदर इनकम, सेकंड का थर्ड है फाइनेंस कॉस्ट, थर्ड का हमारे पास कॉस्ट, और डी दैट इज रेंट रेट का आता है ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, In case of joint stock company, the need for calculating goodwill may be arise। क्यों जरूरत पड़ती है भाई goodwill की कैलकुलेशन करने की? When the stock exchange quotation is not being available, shares have been valued with taxation purpose, taxation purpose के लिए, या फिर आपको exchange में quotation नहीं मिला तभी। When the company is being over by the government, या फिर when the one class of shares converted into another class, या all of this। सो नॉर्मली कोटेशंस स्टॉक एक्सचेंज के लिए नहीं होता, और टैक्सेशन पर्पस के लिए गुडविल की कैलकुलेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। व्हेन द कंपनी टू बी ओवर बाय गवर्नमेंट तो उसके लिए भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वन क्लास ऑफ शेयर्स आप दूसरे क्लास में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हाँ गुडविल की जरूरत पड़ेगी। सो आंसर इज योर सी, दैट इज व्हेन वन क्लास ऑफ शेयर्स इज कन्वर्टेड इनटू अनदर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अंडर द यील्ड मेथड ऑफ शेयर ऑफ वैल्यूएशन, valuation based on the rate of dividend is more suitable when the value of blank of shares, whereas valuation based on the earning per share is valued on blank companies of share। हमारे पास ऑप्शंस देख लेते हैं, लार्ज ब्लॉक एंड स्मॉल ब्लॉक, स्मॉल ब्लॉक एंड लार्ज ब्लॉक, स्मॉल ब्लॉक एंड टोटल ब्लॉक, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जब यील्ड मेथड की बात करते हैं तो यील्ड मेथड जब लिए हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे बी, क्योंकि यील्ड मेथड जो होती है वो शॉर्ट ब्लॉक के लिए होती है, स्मॉल ब्लॉक के लिए छोटी कंपनीज जो होती है शॉर्ट वैल्यूएशन के लिए होता है। जबकि हमारे पास तो रेट ऑफ अर्निंग के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो हमारे लार्ज ब्लॉक की कंपनीज के लिए होता है। सो आंसर यहाँ पे तो यील्ड मेथड फॉर शॉर्ट ब्लॉक एंड वैल्यू बेस्ड ऑन द अर्निंग वो हमारे लार्ज ब्लॉक। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, XYZ Limited shows a weighted average profit of 76,600, while normal rate of return is 10%
एवरेज ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 6,50,000। अमाउंट ऑफ गुडविल अंडर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से हमें फाइंड करना है 65, 10,000, 1,16,000 या फिर नॉन ऑफिस। सो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट के हिसाब से पहले तो हमें सुपर प्रॉफिट फाइंड करना पड़ता है। सो यहाँ पे हम पहले नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करेंगे, तब जाके हमें सुपर प्रॉफिट मिलेगा। सो 6,50,000 रुपए की हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसका 10% के हिसाब से नॉर्मल बिजनेस अर्न करता है 65,000, जबकि हमारा बिजनेस कर रहा है 76,600। सो उसमें से 65,000 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा सुपर प्रॉफिट 11,600। और कैपिटलाइजेशन मेथड बाय सुपर प्रॉफिट से हमारी फॉर्मूला है एवरेज एनुअल सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो 11,600 डिवाइडेड बाय 10% करेंगे तो 1,16,000, जो कि हमारे ऑप्शन के अंदर सी ऑप्शन में दिया गया है। सो 1,16,000 इज योर गुडविल अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the books of X Limited, the equity share capital on 1/4 is 9,60,000. That is 80,000 equity share and 20,000 equity share of 8 paid up. 80,000 fully paid up थे, 20,000 partly paid up. The directors may call the 2 per share on one time. 2 रुपए मंगवा दिए जो 20,000 शेयर के ऊपर बाकी थे वो। The shareholders couldn't pay the call of 5,000 shares. वो 20,000 शेयर में से 5,000 शेयर के ऊपर पैसा हमें नहीं मिला है, और वही शेयर हमने फोरफिट कर दिए और रीइश्यू कर दिए 4 रुपए के प्राइस on 1/12. The amount to be transferred to capital reserve account is, कितना पैसा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाएगा, 40,000, 30,000, 10,000 या फिर नॉन ऑफ दिस। सो हम फोर फीचर के टाइम पे जो माइनस कैलकुलेशन करते हैं उसके ऐसी कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है। सो आंसर 30,000 आएगा, लेकिन कैसे आएगा? सो अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज इक्वल टू अमाउंट ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ फोर फीचर माइनस अमाउंट ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। तो 5,000 शेयर के ऊपर हमें 8 रुपए मिल चुके थे, है ना, 2 रुपए बाकी थे तो 8 रुपए मिल चुके थे, तो 5,000 इंटू 8 तो हमारे पास 40,000 तो हो गया। अब जबकि रीइश्यू किया तब हमने डिस्काउंट दिया था, 4 रुपए में शेयर इश्यू किया था हमारे पास, तो हमने जो बाकी के पैसे बच गए, फोरफिटेड एंड रीइश्यूड एट 4, सो हमारे पास बाकी बच जाएगा 6 रुपए, है ना, तो 30,000 रुपए माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे 40,000 माइनस 30,000 होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे। सो 40 माइनस 30,000, तो हम यहाँ पे करेंगे 10,000 रुपए, आंसर आएगा हमारे पास 10,000 रुपए। आंसर इज सी, नॉट द बी। सो आंसर इज सी, 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम द फॉलोइंग ascertain the amount of closing capital employed for the valuation of goodwill। आपको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए तो आपके पास लैंड, बिल्डिंग, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, फर्नीचर दे रखा है 1.5 लाख, एंड कैश ऑन हैंड दे रखा है 7,45,500। ओके, लैंड वाज रीवैल्यूड एट 6,50,500 और 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग इज ट्रीटेड एज नॉन ट्रेडिंग। सो हम सिर्फ यहाँ पे ट्रेडिंग असेट्स ही काउंट करते हैं और मार्केट वैल्यू देते हैं, बुक वैल्यू नहीं देते। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे थे, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? तो आंसर आता है 24,31,000। कैसे? सो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए लैंड हमने जो मार्केट वैल्यू ले रखी थी 6,50,500 वो ले लिया। बिल्डिंग के अंदर हमने सिर्फ 60% दिया है क्योंकि 40% नॉन ट्रेडिंग है, तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो 60% जो ट्रेडिंग असेट्स है वही 5,10,000 रुपये। प्लांट की वैल्यूएशन तो बुक वैल्यू ले रही है 6,25,000। फर्नीचर के बुक वैल्यू दे रहे हैं 1,50,000। कैश का तो जो है वही, और क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं, तो क्रेडिटर्स हम क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे क्रेडिटर्स 2,50,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ सकता है 24,31,000। सो आंसर इज ए, 24,31,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if in a particular business rate of return is 13.5% and rate of risk, that is business and financial risk, 2.5%, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा? सो 13.5, 16, 11 या फिर नॉन ऑफ दिस। सो यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला मतलब होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है रेट ऑफ रिटर्न प्लस रेट ऑफ रिस्क, दोनों को मिलाना होता है। तो 13.5 प्लस 2.5 अगर हम कर लेंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा बी, 16%। तो आंसर इज बी, 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वैल्यू पर शेयर बेस्ड ऑन प्राइस अर्निंग रेशियो इज 30। हमारे पास प्राइस अर्निंग के हिसाब से प्राइस दे रखी है, एंड इफ द प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इज 40,000 और नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास अगर 10,000 है, सो फाइंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना।
तो 12%, 12.25, 12.5 या फिर नन ऑफ दिस। तो कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कि अर्निंग पर ईपीएस की जो फॉर्मूला है, प्रॉफिट अवेलेबल डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो 40,000 डिवाइड बाय 10,000 करेंगे तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 4। हम पी बेस की जो वैल्यू ऑफ शेयर की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि भाई पीई इंटू ईपीएस, दैट इज प्राइस अर्निंग इंटू अर्निंग पर शेयर। सो वैल्यूएशन ऑफ शेयर हमें 32 रुपीज दे रखा है, जबकि ईपीएस हमें 4 दे रखा था। 32 डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे तो 8 आएगा। तो प्राइस अर्निंग रेशियो हमारे पास आता है 8। फिर प्राइस अर्निंग रेशियो की फॉर्मूला लगाते हैं 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो यहाँ पे हमारे पास पी रेशियो हमारे पास दे रखा था 32। सो 100 अपॉन यहाँ पे हम पीई रेशियो कर देते हैं 8 जो हमारे पास आया था। तो 100 यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास 12.5। सो पी रेशियो जो हमारे पास था वो हमें यहाँ पे अप्लाई कर देता था। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 100 अपॉन पी रेशियो। तो पी रेशियो 100/8 तो 12.5 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find out the value of goodwill as per the capitalization of profit method from the following information. Actual capital employed आपके पास 6,96,000 है। रेट ऑफ रिटर्न आपको 13% दे रखा है और फ्यूचर मेंटेनेबल 1,65,000। सो कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल काउंट करनी है। 4 ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं, तो देख लेते हैं कैलकुलेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ बिजनेस फाइंड करना पड़ेगा, जिससे होती है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारे पास 1,65,000 था, उसको हम 13% से डिवाइड कर लेंगे। सो आंसर विल बी 12,69,231। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करना है। सो 12,69,231 माइनस 6,96,000 करेंगे तो 5,73,231, जो कि हमारे ऑप्शन के अंदर ए ऑप्शन में देता है। सो आंसर इज ए, 5,73,231। सो ये थी हमारे पास क्वेश्चन। ओके, बाकी के ऐसे ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।